नमस्कार दोस्तों। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम बात करेंगे 20 जनवरी 2022 का करंट डिटेल। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ये जो करंट अफेयर्स है एमसीक्यू बेस, ये सभी इम्पोर्टेंट वनडे एग्जाम्स के लिए हैं। जो जिस वनडे एग्जाम्स में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पीसीएस लेवल, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, उससे भी रिलेटेड कुछ ये हम इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, जो बच्चे नए हैं, जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए बता दूं कि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो जितने भी पीडीएफ हैं, टेलीग्राम हमारा चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस पर टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करेंगे। उस पर आपको सारे के सारे जितने भी करंट अफेयर्स अभी तक हुए हैं, नवंबर से चल रहा है सेशन, जो सारे के सारे पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल उस पर मिल जाएंगे। ठीक, तो आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड से संबंधित सत्य कथनों पर विचार करना। यानी ये जो है IREDA से रिलेटेड है, उससे सब विचार करना है। कह रहा है 2015 में इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मिनी रत्ना श्रेणी 1 का इसे दर्जा दिया गया। दूसरा कह रहा है, यह संगठन जो है अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, संरक्षण, पर्यावरण प्रौद्योगिकियों में नवीन वित्त पोषण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सही ए और बी दोनों हैं। IREDA जो है, यह जो है कंपनी अधिनियम, कौन सा? कंपनी एक्ट, जो 1956 है, उसकी धारा 4A के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई के साथ, और जो एनबीएफसी है जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, उसके रूप में इसको पंजीकृत किया गया IREDA को। यह मई 2021 में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कंपनी आईसीसी द्वारा इसे हरित ऊर्जा पुरस्कार को सम्मानित किया गया। मतलब IREDA को किसके द्वारा? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये मई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को दंड देने, क्षमा करने तथा दंड में छूट देने का अधिकार प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? यह है आपका 72, अनुच्छेद 72 में। किस में है? अनुच्छेद 72 में। हाल ही में हुआ क्या कि बॉम्बे हाई कोर्ट में बच्चों की हत्या करने वाले दो बहनों को मौत की सजा का जो है, सजा की मौत को उसने बदल दिया। तो उसी से रिलेटेड है कि अगर दंड का प्रावधान है तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति को किस प्रावधान के अंतर्गत है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में है। अगर हम पूछ लें यही चीज कि जो राज्यपाल होता है उसको क्या प्रावधान है दंड में छूट देने का, संविधान में किस अनुच्छेद में उससे रिलेटेड है? तो वो है अनुच्छेद 161। आप लोगों से क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 123 और 213 किससे रिलेटेड है? ये बता दे रहा हूं कि ये रिलेटेड है अध्यादेश से। 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है, और 213 जो है वो किसके अध्यादेश के? राज्यपाल के अध्यादेश के से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को ये प्रावधान करता है कि अगर सत्र नहीं चल रहा है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 213 है कि एक राज्य में एक राज्यपाल को के लिए प्रावधान करता है कि यदि राज्य का विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है और कोई इमरजेंसी है, उस समय जरूरी है, तो अध्यादेश वो 213 के अंतर्गत जारी कर सकता है। ठीक, और इसके अगर कुछ चीज़ें हैं जो समाधान की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, पहले मामला एक देख लेते हैं। मामला क्या था? रेणुका सिंधे सीमा गवित केस का मामला था। इसके परिप्रेक्ष्य में अभी एक केस हुआ कि दोनों 1990 और 96 के बीच 13 बच्चों का अपहरण करने, उनमें कुछ हत्या करने और अन्य का उपयोग पर्स जंजीर छीनने के लिए दोषी ठहराया गया था। जून 2001 में क्या हुआ कि सत्र की अदालतों ने बहनों को दोषी ठहराया और न्यायालय ने 2004 में उनको सजा बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने 5 हत्याओं के लिए उनको मौत की सजा की पुष्टि की 2006 में। ठीक, अगस्त 2014 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका खारिज कर दिया था। बाद में बहनों ने राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और सजा में कमी की मांग की। इसी से रिलेटेड ये केस आया। समाधान की सत्यों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? सर्वोच्च न्यायालय ने
मारूराम और केहर सिंह के ऐतिहासिक मामलों के निर्णय में स्थापित किया गया एक क्षमा शक्ति न्यायिक जांच के अधीन है। तो ये याद रखना कौन सा केस में न्यायिक शक्ति के अधीन आया ये क्षमा शक्ति, मारूराम और केहर सिंह के मामले में। के नानावटी जो बनाम बॉम्बे राज्य का मामला था उसमें क्या किया गया कि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत राहत को संवैधानिक रूप से अमान्य मान लिया गया। अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के ये विपरीत है। फिर हुआ सतपाल बनाम हरियाणा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा हत्या के दोषी व्यक्ति को क्षमा करने के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्यपाल को सभी प्रासंगिक सामग्रियों के साथ ठीक से सलाह नहीं दी गई। एप्रू सुधाकर और आंध्र प्रदेश सरकार बनाम अन्य हालिया के फैसले में क्या हुआ कि इसमें न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को द्वारा दी गई छूट को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उन्हें निर्णय लेने में अप्रासंगिक और बाहरी सामग्री शामिल हो गई। दोषियों की क्षमादान करने की अगर प्रक्रिया देखें तो यह अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति के साथ दया याचिका दायर करने के साथ शुरू होती है। यह याचिका फिर एक विचार के लिए गृह मंत्रालय को अग्रेसित हो जाती है और इसके बाद संबंधित राज्य सरकार से परामर्श किया जाता है उस केस के बारे में। गृह मंत्री अगर परामर्श के बाद सुझाव देते हैं कि याचिका राष्ट्रपति को वापस भेज दी जाती है। राज्यपाल की बात करें कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, तो अनुच्छेद 161 के कुछ मामलों में राज्यपाल को क्षमादान आदि देने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल के किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, सजा में छूट देने या सजा को निलंबित रद्द करने का कम करने की शक्ति होगी। ये राज्यपाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में पूर्वी दलदली जो हिरण हैं उनकी आबादी में गिरावट पाई गई? तो किस में पाया गया? ये पाया गया काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक, क्वेश्चन आपसे है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके जल्दी बताइए। आंसर तो मैं अभी आपको मिल जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क और ये टाइगर रिजर्व भी है जो दक्षिण एशिया में हर जगह विलुप्त हो रहे लुप्त प्राय जो पूर्वी दलदली हिरण हैं उनकी आबादी में हाल ही में गिरावट पाई गई। अगर हम इसके बात करें कि दलदली हिरण क्या है, तो दलदली हिरण मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक राज्य पशु है। ठीक, उप प्रजातियां भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले दलदली हिरणों की 3 उप प्रजातियां हैं। नेपाल में पश्चिमी दलदली हिरण, मध्य और उत्तर भारत में दलदली हिरण कठिन मैदान बारहसिंगा है। तीसरा है काजीरंगा असम, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में पूर्वी दलदली हिरण है। प्राकृतिक वास क्या है कि ये लंबे घास के मैदान में खुले आवास पसंद करते हैं। ये स्वैम्प लैंड और विभिन्न प्रकार के वनों में पाए जाते हैं जो शुष्क से लेकर नम पर्णपाती सदाबहार तक वन होते हैं। घास के मैदानों में, जंगली इलाकों में भी ये पाए जाते हैं और जल निकायों के आसपास ये पाए जाते हैं। इनकी श्रेणी है विश्व मध्य उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल में है। ठीक, साथ साथ भारत में कहाँ कहाँ पे हैं? तो भारत में ये आसाम, जमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ये हैं। खतरा क्या है कि इनका सींग और मांस के लिए अवैध शिकार किया जाता है, कृषि के लिए आर्द्र भूमियों का रूपांतरण होता है और संरक्षित क्षेत्रों में नदी की गतिशीलता में परिवर्तन, कमियों के दौरान कम जल प्रवाह, बढ़ती गाद का खतरा होता है। इनका संरक्षण की अगर स्थिति देखें कि इसका जो दलदली हिरण की संरक्षण की स्थिति क्या है, तो IUCN में ये सुभेद्य की स्थिति में है। वन्य जीव अधिनियम 1972 की सूची अनुसूची वन में शामिल है और साइट्स में अनुलग्नक है। संरक्षित क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, इसका जो संरक्षित क्षेत्र है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम है। तो आपको आंसर मिल गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। अगर हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखें तो ये पूर्वोत्तर के भारत के राज्य असम में एक संरक्षित क्षेत्र है। किस नदी के बाढ़ के मैदान में फैला हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके बाढ़ के मैदान में ये फैला हुआ है। यहाँ पे गैंडा, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई जल भैंस 4 बड़ी प्रजातियां हैं जिन पर काजीरंगा संरक्षण के प्रयास इसमें केंद्रित है। 2018 की जनगणना के अनुसार 2423 गैंडे जो हैं, लगभग 1100 हाथी इसमें थे। 2014 की बाघ जनगणना के अनुसार काजीरंगा में अनुमानित जो है 103 बाघ थे, जिनसे यह उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 215,
कर्नाटक वानी में 120 के बाद तीसरी सबसे बड़ी बाघ आबादी ये बन गई है। साथ ही अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट की 14 प्रजातियां में से 9 जो हैं वो काजीरंगा में पाई जाती हैं। तो ये कुछ थे काजीरंगा से रिलेटेड। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सेना किस देश के अबेई क्षेत्र में शांति स्थापना बटालियन तैनात करेगी? तो ये करेगी किस क्षेत्र के? अफ्रीका के। ठीक, अफ्रीका के तेल समृद्ध जो क्षेत्र है अबेई क्षेत्र, ठीक, ये संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम सुरक्षा बल UNISFA के हिस्से के अंतर्गत UNISFA यूनाइटेड नेशन अंतरिम सुरक्षा बल, ठीक, तो इसके हिस्से के रूप में एक पैदल सेना बटालियन भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो उत्तरी दक्षिणी सूडान के बीच स्थित है। तो उत्तरी दक्षिणी सूडान कहाँ है आपका? सूडान कहाँ? पहले सबसे पहले ये देखो, ये है आपका सूडान, ये साउथ सूडान है, ठीक है। तो इसी के बीच में है ये एरिया अबेई क्षेत्र, जहाँ पे बटालियन तैनात किया जाएगा, ठीक। तो अगर हम इस पे देखें तो जो UNISFA है इस क्षेत्र में नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिकृत किया गया है। इसकी स्थापना जो अभियान है इसके तहत भारतीय सेना की 570 कितनी 570 सैनिकों को मजबूत पैदल सेना बटालियन तैनात किया जाएगा। शांति संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में बात करें तो यह विश्व संगठन द्वारा सशस्त्र संघर्ष के क्षेत्र में शांति बनाए रखने और स्थापित करने के लिए नियोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बीच संघर्षों के साथ साथ राज्यों के भीतर संलग्न हो जाता है और सशस्त्र संघर्ष को भड़काने वाले मुद्दों के समाधान के आधार के तैयार में संयुक्त राष्ट्र एक निष्पक्ष जो है तीसरे पक्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक। यह शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करना असंभव साबित होता है। संयुक्त राष्ट्र बलों की उपस्थिति संघर्ष को स्तर को कम करने में योगदान देती है, ठीक। इसमें क्या होता है, भारत जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है केवल तभी नियोजित किया जाता है जब संघर्ष के दोनों पक्ष उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। कुछ और चीजें हैं, जैसे भारतीय सेना शांति अभियानों में इसका तीसरा बड़ा योगदान करता है। ये वर्तमान में भारतीय सेना दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के 8 अलग मिशनों में 5300 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। भारतीय सेना शांति स्थापना अभियानों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी है। एक और पैदल सेना बटालियन भेजने का निर्णय जनवरी 2021 से यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल की पृष्ठभूमि में आता है। भारत ने प्रसिद्ध 15 सदस्यीय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 8वीं बार ये सीट हासिल की है। तो ये कुछ प्रयास हैं, मैंने इसलिए दे दिया कि इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप कौन कौन से उसमें है जहाँ पे इन्होंने अपनी शांति सेना तैनात की भारतीय ने। वो कंबोडिया है, सिएरा लियोन है, रवांडा है, लेबनान, इथोपिया, इरिट्रिया, कांगो, सूडान, गोलन हाइट्स, ऐसे कुछ देशों में शांति जो तैनात किया है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे अपना योगदान ये हम भारत देश देता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाल ही में निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया सेबी के द्वारा। निवेशकों के बीच उद्देश्य जो रहा है इसका कि निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार की जो बुनियादी अवधारणा है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना। यह जो ऐप है यह हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विश्व रोजगार सामाजिक आउटलुक रुझान रिपोर्ट जारी किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? ILO के द्वारा, ठीक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। 2022 में वैश्विक जो बेरोजगारी है वो 207 मिलियन होने का अनुमान है। कितना? 207 मिलियन, कम नहीं है वैश्विक बेरोजगारी। अगर हम देखें विश्व बेरोजगार आउटलुक के बारे में कुछ देखें तो यह किसकी रिपोर्ट है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। थीम क्या रही है 2022 की? रोजगार को बदलने में डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म की भूमिका। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, थीम जो पूछता है कभी कभी। रिपोर्ट में क्या देखा गया है कि जो संकट है वो वैश्विक क्षेत्रीय रोजगार, बेरोजगारी, श्रम शक्ति भागीदारी पैटर्न और साथ ही नौकरी की गुणवत्ता और औपचारिक रोजगार, कामकाजी गरीबों को कैसे प्रभावित किया जाए ये देखा गया।
कोविड-19 के संकट से पहले उसके दौरान अस्थायी जो रोजगार हैं उसकी प्रवृत्तियों में विस्तृत समीक्षा भी इसमें शामिल है। अगर हम आईएलओ के बारे में देखें तो ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी और विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1919 में यूनाइटेड संघ के तहत की गई थी। मिशन था अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक आर्थिक निष्पक्षता को बढ़ावा देना। कितने सदस्य हैं? 187 सदस्य हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से 186 और कुक आइलैंड्स भी इसमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता, निष्पक्षता, सुरक्षा और गरिमा की स्थिति में रोजगार दुनिया भर में सुलभ और उत्पादक टिकाऊ हो। तो ये कुछ थे आईएलओ के बारे में। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति के अनाधिकृत फोन टैपिंग से संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? तो वो होता है अनुच्छेद 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी 5G विशेषताएं नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये उच्च जो विलंबता है ये नहीं, विलंब हो ही नहीं सकता। हाल ही में हुआ क्या, न्यूज में इसलिए रहा कि हाल ही में 5G सेवाओं को उड़ान व्यवधानों पर प्रौद्योगिकी की उलझन को देखा गया। मतलब जो हमारी उड़ान सुविधा व्यवस्थाएं हैं, जो एयरलाइंस हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो 5G तकनीक है ये हमारी उड़ान को में तकनीकी जो है रूप से प्रावधान करेगी, इसलिए इसको अभी चालू करने से इन्होंने रोक लगाने की बात की है। ठीक है, देखें अगर तो 5G उड़ान सुरक्षा के बारे में, तो एयरलाइंस ऑटो पायलट सिस्टम का उपयोग करके उड़ान भरती और उतरती है, जो विमान की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए रडार अल्टीमीटर से डेटा का उपयोग करती है। कहा गया यह हस्तक्षेप डेटा को गड़बड़ कर सकता है, जो सुरक्षा का चिंता का कारण बनता है। हवाई अड्डों और अन्य कम ऊंचाई वाले स्थानों पर रेडियो अल्टीमीटर उपयोग किया जाता है। एक तरह का अल्टीमीटर जिसे प्रेशर अल्टीमीटर कहा जाता है, उसका उपयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता है। ऑटो पायलट का उपयोग नहीं करने से एयरलाइनों के लिए अधिक ईंधन की खपत और उच्च लागत होगी। तो ये कुछ इसके प्रावधान थे। इस पे अभी विवाद चल रहा, तो आगे क्वेश्चन आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट राज्य वित्त 2021-22 के बजट का अध्ययन किसके द्वारा संकलित और जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। यह रिपोर्ट कहा गया है कि नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान में राज्य सरकारों का जो धन है उसमें भी कमी आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्मॉग से संबंधित है, उस पर कथन कौन सा सही है पूछ रहा है। यह हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण होता है स्मॉग। दूसरा कह रहा है यह क्षेत्र में होता है जिसे हवा में उच्च तरल की जल सामग्री होती है। तीसरा कह रहा है स्मॉग नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रतिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन और सूर्य के प्रकाश के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। तो कौन सा सही है? तो इसमें सी सही है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रक्रियाशील हाइड्रोकार्बन और सूर्य के प्रकाश के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप यह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रचा? तो ये है किस देश की? पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA में कितने करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी है? तो ये दिया है 1500 करोड़ की। कितने? 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? तो वो मिली है स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेट्स फाउंडेशन एंड ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए निम्न में से कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ये किया है 150 मिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है निम्न में से किस देश को बेचने का समझौता किया है? तो जल्दी बताइए आप लोग। किसको? मॉरिशस को। किसको किया है? मॉरिशस को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो वो किया है सानिया मिर्जा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ठीक का कार्यकाल जो है किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया 31 मार्च 2025 तक। कितने साल के? लगभग 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 में
भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर का रहा? तो वो है चीन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ से सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको सारे के सारे PDF आपको फ्री अवेलेबल मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ शेयर जरूर करें इसको। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें।